Keep watching Malik Law TV. नाजरीन, वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान अदील मलिक। इस प्रोग्राम में जिसका नाम है लीगल और पेश किया जाता है आपकी खिदमत में हर पीर की शब 8 से 9 बजे तक मलिक लॉ चैम्बर सोलिसिटर्स के ताउन से मलिक लॉ टीवी पे। नाजरीन, इस प्रोग्राम के 2 सेगमेंट होते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम देते हैं आपको इमिग्रेशन लॉ के मतलब अपडेट्स और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मिस्टर अली देते हैं आपको आपके सवालात के जवाबात। अगर आपके पास भी कोई इमिग्रेशन लॉ के मतलब सवाल है, पेचीदगी है, कंफ्यूजन है, तो आप भी हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है info@maliklaw.tv और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालात आने वाले प्रोग्राम्स में शामिल करें। नाजरीन, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानब और आगाज करते हैं इमिग्रेशन अपडेट्स का। नाजरीन, पहली जो अपडेट है मेरे पास वो है स्पाउस वीजे के हवाले से। नाजरीन, जिसका वो लोग जो इमिग्रेशन लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें इस बात का पता होगा कि 2 साल पहले कोलिशन गवर्नमेंट ने रूल्स जो थे इंट्रोड्यूस किए थे स्पाउस वीजे के हवाले से और एक फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड का आगाज हुआ था। नाजरीन, ये जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड की रिक्वायरमेंट थी मेनली जो थी वो ये थी कि अगर कोई यहाँ पे अपने स्पाउस पार्टनर हस्बैंड वाइफ को बुलाना चाहता है तो उसे शो करना पड़ेगा कि उसकी जो इनकम है वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करती है, फिर ही वो अपने स्पाउस को बुला सकता है यूनाइटेड किंगडम में। नाज़रीन, ये जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड की रिक्वायरमेंट थी और जो क्राइटेरिया था वो ये था कि 18,600 पाउंड एटलीस्ट एप्लीकेंट को शो करने कि उसका स्पाउस यूके में कमाता है, फिर ही वो यूके में आ सकते हैं। नाजरीन, कुछ अर्सा पहले पिछले साल यही केस किया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो ये था कि ये जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है 18,600 पाउंड की, ये है डिसप्रोपोर्शनेट अगर इसको रखा जाए बाकी इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट्स के मद्देनजर। इसी तरह नाजरीन, जो हाई कोर्ट का डिसीजन था वो होम ऑफिस ने चैलेंज किया था कोर्ट ऑफ अपील में और नाजरीन कोर्ट ऑफ अपील में हियरिंग हुई थी इस केस की इसी साल अप्रैल में और डिसीजन जो है गुज़िश्ता कुछ दिनों में आ गया है। नाजरीन, अनफॉर्चुनेट जो डिसीजन है वो ये है कि कोर्ट ऑफ अपील ने कहा है कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन था वो गलत है। इसका ये मतलब है जो 18,600 की रिक्वायरमेंट है वो फिलहाल इनफोर्स रहेगी, फिलहाल यही रिक्वायरमेंट है। अनफॉर्चुनेट नाजरीन, कोई अराउंड 4,000 की लगभग एप्लीकेशंस जो हैं वो बैकलॉग में इकट्ठी कर दी गई थी ब्रिटिश हाई कमीशन और ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन की जानब से ऑन द बेसिस के लीगल चैलेंज जो है पेंडिंग है। नाजरीन, अब जो है ब्रिटिश हाई कमीशन अब्रॉड उन्होंने जो है अरेंजमेंट कर दी है और अब डिसीजन कर रहे हैं उन सारी एप्लीकेशंस के ऊपर जो पेंडिंग थी हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद। और अब अगर कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की का थ्रेशोल्ड फुलफिल नहीं कर रहा उसकी एप्लीकेशन होम ऑफिस या ब्रिटिश हाई कमीशन रिफ्यूज कर देंगे। नाजरीन, जो रीजन बताया कोर्ट ऑफ अपील ने इस डिसीजन की वो ये है कि जो पॉलिसिंग का काम है वो गवर्नमेंट का है और उन्होंने कहा है कि 18,600 की जो रिक्वायरमेंट है इवन दो ये डिसप्रोपोर्शनेट है अगर बाकी इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट्स को देखा जाए। जिस तरह नाज़रीन, अगर स्पाउस वीज़े के लिए कोई अप्लाई करता है उसे बाकी इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल करनी पड़ती हैं जिनमें शो करना पड़ता है कि एप्लीकेंट की जो शादी है वो जेन्युइन है और सबसिस्टिंग रिलेशनशिप है। इसी तरह एप्लीकेंट को इंग्लिश लैंग्वेज भी फुलफिल करनी पड़ती है। अगर कोई एप्लीकेंट 18 साल से ऊपर या 65 ईयर से अंडर है तो उसे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करना पड़ता है या फिर रेलिवेंट क्वालिफिकेशन शो करनी पड़ती है। तो नाजरीन, फिलहाल यही है कि 18,600 का जो कानून है वो कंटिन्यू रहेगा तब तक। अगर कोई नया डिसीजन आता है कोर्ट की जानब से तो मैं और हम आपको इस प्रोग्राम में अपडेट करेंगे। नाजरीन, इसी के साथ अगर हम बढ़े अपनी नेक्स्ट अपडेट की जानब, ये जो अपडेट है ये एप्लीकेशन फॉर्म के हवाले से। नाजरीन, जुलाई के मंथ में होम ऑफिस ने अपने फॉर्म चेंज किए हैं और कुछ केसेस में उन्होंने जो है कुछ फी भी इंक्रीज की है। तो मेरी यही आपको एडवाइस है, अगर आप या आपका कोई अजीज एप्लीकेशन करने का इरादा रखता है
तो मेक श्योर करें कि आप होम ऑफिस का अप टू डेट फॉर्म यूज करें, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन जो है इनवैलिड होके वापस आ सकती है। और नाज़रीन, अगर आपकी एप्लीकेशन होम ऑफिस वाले इनवैलिड करें और आपका वीजा एक्सपायर हुए मोर देन 28 डेज पीरियड हो चुके या 28 डेज गुजर जाएं, तो फिर आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री पे फर्क पड़ सकता है। इसलिए मेरी यही एडवाइस है, जब भी आप एप्लीकेशन करें मेक श्योर करें कि आप एप्लीकेशन विद इन बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ वीज़ा करें और आप करेक्ट फॉर्म भेजें और करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन भेजें, ताकि बाद में किसी डिसअपॉइंटमेंट का सामना ना हो। नाज़रीन, इसी तरह बढ़ते अपनी नेक्स्ट अपडेट की जानब। ये जो अपडेट है ये है पॉइंट बेस्ड सिस्टम टियर 1 एंटरप्रेन्योर के हवाले से। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीक में मैंने आपको बताया था कि 10 जुलाई को होम ऑफिस ने कुछ अनाउंसमेंट चेंजेस की थी जो टियर 1 एंटरप्रेन्योर में अप्लाई करेंगे लोग उनको अफेक्ट करेंगी, और जो चेंजेस हैं वो इन्फोर्स हो गई हैं 11 जुलाई से। नाज़रीन, पहले ये होता था कि जब भी कोई चेंजेस होती थी इमिग्रेशन रूल में, नॉर्मली होम ऑफिस जो था वो एप्लीकेंट को टाइम देता था, एक रीजनेबल अमाउंट का नोटिस होम ऑफिस पहले देता था और उसके बाद जो चेंजेस थी वो इन्फोर्स होती थी। बट इस ओकेजन में नाज़रीन सिर्फ एक ही दिन का टाइम था और चेंजेस जो हैं वो इन्फोर्स हो गई हैं। जो एप्लीकेंट्स हैं काफ़ी केसेस में उन्हें नोटिस नहीं मिला और वो अंडर इम्प्रेशन थे कि वो स्टिल इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। इसीलिए नाज़रीन, आजकल इमिग्रेशन कवानीन से बाखबर रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज एप्लीकेंट या जिसका कोई इमिग्रेशन मैटर है या कोई इरादा रखता है इमिग्रेशन एप्लीकेशन करने का, उसे डिसअपॉइंटमेंट का सामना हो सकता है। नाज़रीन, अब ये जो चेंजेस आई है मेनली ये उन लोगों को अफेक्ट करेंगे जो एप्लीकेशन करना चाहते हैं टियर 1 एंटरप्रेन्योर वीजे के अंदर। अब नाज़रीन, होता ये था 11 जुलाई से पहले कि अगर कोई यहाँ पे यूके में है, स्टूडेंट वीजे के ऊपर है या पोस्ट स्टडी वर्क वीजे के ऊपर है, वो स्विच कर सकता था टियर 1 एंटरप्रेन्योर वीजे के अंदर। अब नाज़रीन, जो स्टूडेंट्स थे उन पे रिस्ट्रिक्शन आई थी दिसंबर 2012 में कि वो स्विच नहीं कर सकते। जो 200,000 की कैटेगरी है वो ओनली स्विच कर सकते हैं अगर उनके पास 50,000 पाउंड हो किसी रिलायबल सोर्स से। रिलायबल सोर्स से मेरा मतलब है कि जो स्पेसिफिक होम ऑफिस ने किया है सोर्स, उनमें नंबर 1 तो है कि वेंचर कैपिटलिस्ट अगर फर्म हो या फिर कोई सीड कंपनी हो या फिर कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो। अब नाज़रीन, 10 जुलाई में जो अनाउंसमेंट हुई थी और जो इन्फोर्स हो गई है 11 जुलाई से, उन्होंने वेंचर कैपिटलिस्ट को अबॉलिश कर दिया। इसका ये मतलब है कि वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म से अगर कोई शो करेगा फंडिंग 50,000 पाउंड की, वो होम ऑफिस वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नाज़रीन, इसी तरह एक और जो चेंज आई है वो उन लोगों के लिए है जिनके पास पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है और जो इंटेंशन रखते हैं टियर 1 एंटरप्रेन्योर वीज़ा अप्लाई करने के लिए। नाज़रीन, वो लोग जिन्होंने बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं किया हुआ 11 जुलाई 2014 से पहले, अब उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अप्लाई करें टियर 1 एंटरप्रेन्योर वीज़ा। हाँ नाज़रीन, अगर वो लोग जिन्होंने कंपनी रजिस्टर किया और ट्रेडिंग कर रहे हैं वो स्टिल अप्लाई कर सकते हैं किसी भी टाइम बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ हिज और हर लीव। नाज़रीन, इसी के साथ टाइम होता है छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के उस पर मजीद इमिग्रेशन अपडेट्स के साथ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मलिक लॉ टीवी। थैंक यू। नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। वहीं से इमिग्रेशन अपडेट्स का सिलसिला शुरू करते हैं जहां पे हमने छोड़ा था ब्रेक से पहले, और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानब। नाजरीन, इस सेगमेंट में हम फोकस करेंगे इमिग्रेशन एक्ट 2014 के ऊपर जो इन्फोर्स हो चुका है टू सम एक्सटेंट। नाजरीन, ये जो एक्ट है काफ़ी कंट्रोवर्शियल समझा जाता है क्योंकि ये जो एक्ट है काफ़ी अरसे बाद आया है। एक लेजिस्लेशन पार्लियामेंट ने पास किया है जिसने रिस्ट्रिक्ट किया है इमिग्रेशन कवानीन को और इमिग्रेशन रूल्स को। नाजरीन, इस एक्ट में काफ़ी प्रोविज़न है। जो मेन प्रोविज़न है वो ये है कि अपील राइट्स को इस एक्ट ने महदूद कर दिया है। इसका ये मतलब है नाजरीन
कि अगर अब कोई अपील करने का इरादा रखता है फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में, उसके जो ग्राउंड्स है वो काफ़ी लिमिटेड हो चुके हैं। नाज़रीन, पहले ये होता था कि अगर किसी एप्लीकेंट की एप्लीकेशन होम ऑफिस से रिफ्यूज़ करता है और एप्लीकेशन जो है एप्लीकेंट ने वैलिड की है, इन टाइम की है, तो उसे राइट ऑफ अपील मिलता था। वो अब डिसीजन जो है होम ऑफिस का चैलेंज कर सकता था ट्राइब्यूनल में, कोर्ट में, जहाँ पे जज जो है कंसीडर करता था डिसीजन और सारे सर्कमस्टांसेस कंसीडर करने के बाद डिसीजन करता था वेदर होम ऑफिस का जो डिसीजन है वो सही है कि गलत है, वेदर होम ऑफिस से लॉफुल डिसीजन क्या है या फिर अनलॉफुल डिसीजन क्या है, या वेदर एप्लीकेंट के ह्यूमन राइट वायलेट हो रहे हैं डिसीजन से या नहीं। अब नाज़रीन, जो इस एक्ट ने काम किया है वो ये है कि अपील राइट्स जो है काफ़ी महदूद कर दिया है। इसका ये मतलब है ग्राउंड्स जो हैं इटसेल्फ काफ़ी लिमिटेड है और सेकेंडली सिर्फ चंद ही एप्लीकेंट्स होंगे जो अपील लॉन्च कर सकते हैं। इसका ये मतलब है ज़्यादातर कैटेगरीज में एप्लीकेंट्स जो हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कि वो एक चैलेंज करें होम ऑफिस का डिसीजन एक इंडिपेंडेंट लेवल के ऊपर, बट वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें होम ऑफिस जो है इंटरनली खुद ही रिव्यू करेगा अपना पुराना डिसीजन और दोबारा एक फ्रेश डिसीजन करेगा। उसमें ये कह सकते हैं होम ऑफिस के जो उन्होंने पुराना डिसीजन किया था वो सही किया था, ये भी कह सकते हैं कि जो उन्होंने पुराना डिसीजन किया था वो गलत किया था, या फिर वो सिंपल कह सकते हैं कि फर्दर एविडेंस प्रोवाइड करें ताकि डिसीजन जो है दोबारा रिकंसिडर किया जाए। अब नाज़रीन, जहाँ तक अपील का ताल्लुक है, सिर्फ वही इंडिविजुअल अपील लॉन्च कर सकेंगे जिन्होंने या तो ह्यूमन राइट का क्लेम सबमिट किया होगा या तो उन्होंने रेफ्यूजी स्टेटस के लिए अप्लाई किया होगा, असाइलम का क्लेम सबमिट किया होगा। अब नाज़रीन, जो अपील का राइट है सिर्फ महदूद होगा इन्हीं कैटेगरीज के अंदर, ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट या फिर असाइलम। तो नाज़रीन, बाकी अगर कोई एप्लीकेंट एप्लीकेशन करता है, जिससे कोई पॉइंट बेस्ड सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन करता है, कोई स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करता है, कोई वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करता है, तो उसे राइट ऑफ अपील नहीं दिया जाएगा। द ओनली ऑप्शन ओपन टू देम इज टू अप्लाई फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में होम ऑफिस डिसाइड करता है कि उन्होंने जो पुराना डिसीजन किया था वो सही किया था और वो मेंटेन रखते हैं वही डिसीजन, तो एप्लीकेंट के पास जो ओनली ऑप्शन होगा वो ये है कि वो हाई कोर्ट में जाए और एप्लीकेशन करे परमिशन टू अप्लाई फॉर जुडिशियल रिव्यू। अब नाज़रीन, जो जुडिशियल रिव्यू की का प्रोसीजर है वो काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है और काफ़ी जो है आप समझे एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। और नाज़रीन, जुडिशियल रिव्यू में नॉर्मली हाई कोर्ट में एप्लीकेंट अपना केस सबमिट करता है, और मैं ये आपको बताता चलूँ कि अगर किसी का केस जुडिशियल रिव्यू के लिए का सबमिट हुआ है हाई कोर्ट में, वो एप्लीकेंट जो है ज़्यादातर केसेस में 3C लीव के ऊपर नहीं होता। इसका ये मतलब है कि एप्लीकेंट जो है वो कंटिन्यू नहीं रखता अपनी इमिग्रेशन लीव, बट वो कंटिन्यू रखते हैं यहाँ पे रहना, वो लीगली रह सकते हैं ऑन द बेसिस कि उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग है कोर्ट के पास और वो वेट कर रहे हैं डिसीजन का। नाज़रीन, इसी के साथ एक और जो चेंज इस एक्ट ने लाई है वो लाई है रेंट के हवाले से। नाज़रीन, ये जो प्रोविज़न है काफ़ी क्रिटिसाइज भी की गई है काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जब ये बिल जो था ज़ेरे बहस था पार्लियामेंट में, बट नाज़रीन अब ये आप समझे कानून बन गया है टू सम एक्सटेंट। और इसका ये मतलब है कि अब अगर किसी लैंडलॉर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी किसी ऐसे इंडिविजुअल को रेंट पे दी जिसके पास इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है, या फिर लैंडलॉर्ड ने रीजनेबल स्टेप्स उठाए नहीं हैं टू असर्टेन के वेदर जो उसका टेनेंट है उसे यहाँ पे लीगल रहने की इजाज़त है कि नहीं, तो होम ऑफिस के पास पावर है कि वो पैनलाइज करें लैंडलॉर्ड को डायरेक्टली। इसका ये मतलब है कि वो लैंडलॉर्ड को पेनल्टी इशू कर सकते हैं और लैंडलॉर्ड जो है लायबल होगा पेनल्टी के लिए अगर वो शो ना कर सके कि उसने रीजनेबल स्टेप उठाए हैं, उसने पासपोर्ट कॉपी ली है टेनर से, या उसने जो है वीज़ा स्टेटस चेक किया है होम ऑफिस से। नाज़रीन, ये जो सिस्टम है ये आप समझे जब से पॉइंट बेस्ड सिस्टम 2008 से आगाज़ हुआ है तब से होम ऑफिस आप समझे ज़्यादातर केसेस में पुश करता है
जो आप समझे पुलिसिंग का बर्डन है उन लोगों के ऊपर जो इमिग्रेशन से फ़ायदा उठाते हैं। जिस तरह नाज़रीन पहले हमने देखा कि कॉलेजेस के ऊपर बर्डन पुश किया गया कि कॉलेजेस चेक करें वैदर उनका जो स्टूडेंट है जेन्युइन है कि नहीं। अगर कॉलेज कोई फेल हो जाए इस चीज़ को चेक करने में तो होम ऑफिस वाले पैनलाइज कॉलेज को करते हैं, उनका लाइसेंस रिवोक कर देते हैं या सस्पेंड कर देते हैं। इसी तरह नाज़रीन अगर हम टीयर 2 का मैकेनिज्म देखें जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम ने लाया था, उसका एसेंशली यही पर्पस था कि एम्प्लॉयर के ऊपर ड्यूटी डाली जाए, वो चेक करे वेदर एम्प्लॉय जो है जेन्युइन है कि नहीं, वेदर एम्प्लॉय कहीं और काम कर रहा है कि नहीं, वेदर एम्प्लॉय जो है सूटेबल है कि नहीं, और होम ऑफिस को अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म करे अगर कोई प्रॉब्लम आता है एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। इसी तरह नाज़रीन अब ये जो है आगाज़ किया गया है लैंडलॉर्ड के ऊपर कि वो चेक करें वेदर जो टेनेंट यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी में रह रहा है उसके पास लीगल स्टेटस है कि नहीं। नाज़रीन इसी तरह एक और जो आप समझे चेंज आई है इस एक्ट ने लाई है वो बेल राइट्स के हवाले से है। नाज़रीन बेल के लिए वो इंडिविजुअल अप्लाई कर सकते हैं जो डिटेंशन में होते हैं, इमिग्रेशन डिटेंशन में, और उनका केस जो है कि या तो पेंडिंग होता है या फिर होम ऑफिस वाले उन्हें इमीडिएटली इमिनेंट रिमूव नहीं कर सकते। अब नाज़रीन बेल में जो चेंजेस आई हैं ये अभी फुली इन्फोर्स नहीं हुई, ये इन ड्यू कोर्स इन्फोर्स होंगी, बट जो दो प्रोविजन है मेनली नंबर 1 तो ये है कि अगर किसी ने बेल एप्लीकेशन की है और उसकी रिमूवल जो है सेट है, इसका ये मतलब है कि होम ऑफिस ने उसकी ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर ली है और उसको रिमूवल डायरेक्शन इशू कर दी गई है कि वो XYZ डे को रिमूव हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम से। तो नाज़रीन अगर तो रिमूवल 14 डेज के अंदर है तो एप्लीकेंट की बेल एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ कर दी जाएगी ट्राइब्यूनल की जानिब से। इसी तरह नाज़रीन अगर किसी इंडिविजुअल ने एप्लीकेशन की है बेल की और ट्राइब्यूनल ने उसकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी है तो विद इन नेक्स्ट 28 डेज एप्लीकेंट जो है वो दोबारा बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकता अनलेस कि वो शो करे कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है या फिर चेंज इन एविडेंस है, फिर वो एप्लीकेंट जो है अप्लाई कर सकता है। नाज़रीन जो एक और इस प्रोग्राम में हम लास्टली में कहूँ कि जो चेंज आई है इस एक्ट ने वो है हेल्थ केयर के हवाले से। अब नाज़रीन हमने देखा है कि पिछले कुछ अरसे में जो गवर्नमेंट है उनकी पोजीशन हेल्थ केयर के हवाले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने काफ़ी कट्स किए नेशनल हेल्थ सर्विस में। इसी तरह नाज़रीन जो हेल्थ सर्विस है अब उसे आप समझिए मोर सिक्योर बनाया जा रहा है इमिग्रेंट से, और स्पेशली वो इमिग्रेंट जिनके पास यहाँ पे कोई लीगल स्टेटस नहीं है रहने का। नाज़रीन एक और जो चेंज आई है वो उन लोगों के लिए आई है जो यूके में आना चाहते हैं पढ़ने के लिए या फिर यहाँ पे आना चाहते हैं काम के पर्पजेज़ के लिए। तो नाज़रीन ये जो चेंज है वो ये है कि जब भी एप्लीकेंट जो है एंट्री क्लियरेंस की एप्लीकेशन करेगा वो एक सरचार्ज पे करेगा टुवर्ड्स NHS, वैदर वो NHS की सर्विस लेता है कि नहीं लेता ये काउंट नहीं होगा, पर सरचार्ज पे किया जाएगा उसकी जानब से, और जो सरचार्ज है वो अप्रॉक्सीमेटली आप समझे 200 पाउंड जो है पर ईयर मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज में है, और स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 150 पाउंड पर ईयर है। और ये जो सरचार्ज है एप्लीकेंट को पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन। अगर कोई एप्लीकेंट पे नहीं करता तो उसकी एप्लीकेशन जो है रिफ्यूज कर दी जाएगी एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर की जानिब से, और अगर नाज़रीन उसकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ की जाती कर दी जाती है तो जो सरचार्ज उसने पे किया है वो रिफंड कर दिया जाएगा एप्लीकेंट को अगर उसने पे किया है। नाज़रीन इसी के साथ प्रोग्राम के इस सेगमेंट का टाइम होता है ख़त्म। ब्रेक के उस पार मिस्टर अली मिलेंगे आपको आपके सवालात के साथ, के ही मत जाइएगा, देखते रहें मलिक लॉ TV। थैंक यू।
नाजरीन, मैं हूं इम्तियाज़ अली और लंदन से आपको सवाल जवाब के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। अदील मलिक ने इससे पहले आपको लीगल अपडेट्स दी हैं। उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। शामिल करूंगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवालात को। और सबसे पहले हम बात करते हैं गुलशन के साथ। गुलशन कहती हैं कि वो ब्रिटिश सिटीज़न हैं और उनके हस्बैंड पाकिस्तानी नेशनल हैं। वो स्टूडेंट के तौर पे यूके में आए थे और फिर उनकी यहाँ शादी हो गई। और गुलशन कहती हैं कि उन्होंने अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया, उनको स्पॉन्सर किया और पहले उनको एक्सटेंशन मिली शादी के ग्राउंड पर, बाद में उनका इंडेफिनिट लग गया। वो 2 साल तक एक साथ रहते रहे, फिर ये एक साथ होम ऑफिस में गए और हस्बैंड को इंडेफिनिट लीव ग्रांट हो गई। तो गुलशन का प्रॉब्लम ये, वो कहती हैं कि इंडेफिनिट लगने के बाद हस्बैंड का रवैया बिल्कुल चेंज हो गया है। अब वो इनके साथ भी नहीं रहते, उन्होंने घर भी छोड़ दिया है और अब ये बड़ी परेशान है। और अब ये फील ये करती हैं कि उनके हस्बैंड ने इनके साथ धोखा किया है और उन्होंने शादी की इसी वजह से थी कि ताकि उनको यहाँ सेटलमेंट मिल जाए, और मिलने के बाद उन्होंने इनको छोड़ दिया। तो वो ये पूछना चाहती है कि ऐसी क्या सूरत हो सकती है कि वो हस्बैंड का जो स्टेटस है वो इंडेफिनिट लीव का वो कैंसिल करा सकें। तो गुलशन, ये खासा मुश्किल है कि आप उनका इंडेफिनिट लीव का स्टेटस अब कैंसिल कराएं, चूँकि इंडेफिनिट लीव उनको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिली है। उन्होंने कोई अपेरेंटली या ज़ाहिरन उन्होंने कोई डिसेप्शन से काम नहीं लिया। इंडेफिनिट अगर शादी की ग्राउंड पे मिलती है तो उसका तरीका यही होता है कि शादी के बाद पहले आपको 2 साल की लीव मिलती थी, जैसे कि आपके हस्बैंड को मिली है, जो कि अब तो खैर वो लॉ चेंज हो गया है। अब वो लीव 5 साल की हो गई है और 2.5 साल की 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है। लेकिन पहले ये होता था कि 2 साल की लीव मिलती थी और वो एक तरह का ट्रायल पीरियड होता था, एक तरह का प्रोबेशन का पीरियड होता था, जिसमें ये देखा जाता था कि शादी चलती है और सक्सेसफुल होती है या नहीं होती। तो उस लीव के दौरान बिल्कुल आप एक साथ रहते रहे हैं और ज़ाहिर है आपके पास सफिशिएंट एविडेंस होगी कि आप एक साथ रहते रहे और आपकी शादी जेन्युइन थी और आपने होम ऑफिस को सेटिस्फाई किया। और जैसे कि आप फरमाती हैं कि आप होम ऑफिस में गई भी अपने हस्बैंड के साथ, तो इसका मतलब है कि वो आपके हस्बैंड ने होम ऑफिस को बिल्कुल मुतमईन किया कि आपकी शादी जेन्युइन है और आप रूल की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते थे, और उसके बाद ही इंडेफिनिट लीव ग्रांट हुआ। तो अगर इंडेफिनिट लीव ग्रांट होने के बाद शादी में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, शादी ब्रेक डाउन हो जाती है, तो उसकी वजह से फिर इंडेफिनिट लीव कैंसिल नहीं हो सकती। इंडेफिनिट लीव उसी सूरत में कैंसिल हो सकती है या आप उसकी रिक्वेस्ट कर सकती हैं जबकि आपके हस्बैंड ने डिसेप्शन से या धोखाधड़ी से लीव ली हो, उन्होंने कोई फेक डॉक्यूमेंट सबमिट किया हो या उन्होंने को गलत बयानी की हो होम ऑफिस के साथ, और उस तरीके से तो उनकी इंडेफिनिट लीव की वो कैंसिल हो सकती है। लेकिन जो आप बता रही हैं हालात, इसमें उन्होंने होम ऑफिस के साथ कोई गलत बयानी नहीं की। अब हो सकता है कि जैसे आप करवाती हैं कि उनके मन के अंदर या उनके दिल के अंदर कोई बेईमानी हुई होगी, लेकिन जो उन्होंने रिक्वायरमेंट है कानून की, वो उन्होंने सारे कानून के जो तकाजे हैं वो सारे पूरे किए हैं। तो ऐसी सूरत में इंडेफिनिट लीव का कैंसिल होना मुमकिन नहीं होता। हाँ, अगर ये हो कि आपने उनकी एप्लीकेशन को सपोर्ट ना किया हो और या आपने उनकी एप्लीकेशन पे जो सपोर्टिंग सिग्नेचर हैं वो ना किए हों, या आपने उनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ना दिए हों और उसके बावजूद उन्होंने होम ऑफिस को किसी तरीके से सेटिस्फाई कर दिया हो, तो उस पर तो आप ऑब्जेक्शन कर सकती हैं। लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन को सपोर्ट किया है और सारे डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं और एप्लीकेशन पे आपने साइन भी किया है, तो फिर अब ये कहना पॉसिबल नहीं है कि उन्होंने धोखाधड़ी से इंडेफिनिट लीव ली है, बल्कि ये अब हो सकता है कि इंडेफिनिट लीव मिलने के बाद किसी वजह से आपकी शादी ब्रेक डाउन होगी, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। तो इस वजह से बदकिस्मती से आप इंडेफिनिट लीव अपने हस्बैंड की अब कैंसिल नहीं करवा सकेंगी। अब ये तीर कमान से निकल चुका है। उसके बाद में बात करते हैं मिसेस अबू बकर के साथ। अबू बकर का भी कुछ मिलता जुलता सवाल है। वो पुर्तगीज़ नेशनल हैं और यूके में रहती हैं और वो यहाँ काम भी करती हैं। अब मिसेस अबू बकर कहती हैं कि उनके हस्बैंड शादी करके यूके में आए थे। वो इंडिया से आए, ये वहाँ गई, इनकी वहाँ शादी रजिस्टर्ड हुई थी और उन्होंने अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर किया। तो कहती हैं कि उनको पहले डिपेंडेंट के तौर पे 6 महीने का वीज़ा मिला था और 6 महीने के बाद उनको फिर यहाँ से 5 साल का उनको वीज़ा मिला है। तो मिसेस अबू बकर कहती हैं कि अब उनकी शादी ब्रेक डाउन हो गई है, वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती और ना ही वो उनको सपोर्ट करना चाहती हैं। तो वो ये पूछना चाहती हैं कि ऐसी क्या सूरत हो सकती है कि वो अपने हस्बैंड का वीज़ा कैंसिल करवा सके, जो कि अब वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट नहीं करती हैं। तो मिसेस अबू बकर, आप चूँकि एक यूरोपियन नेशनल हैं और आप यूके में काम कर रही हैं, तो इसका मतलब है आप यहाँ ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हैं और उसी वजह से आपके हस्बैंड को भी यहाँ लीव मिली। तो उसका प्रोसीजर यही होता है कि पहले 6 महीने की उनको एंट्री क्लियरेंस मिली होगी और 6 महीने के अंदर अगर आप ये प्रूव करें कि आप एक साथ रहते हैं और आप यहाँ काम करती हैं या ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करती हैं बीइंग ए यूरोपियन सिटीजन, तो फिर उनको 5 साल का जो स्टेटस मिलता है उसको रेजिडेंस कार्ड कहा जाता है, जो कि इस वक्त आपके हस्बैंड के पास है। तो रेजिडेंस कार्ड उसी सूरत में वैलिड होता है कि जब आप एक साथ रहें, कपल एक साथ रहे और जो उनके यूरोपियन स्पॉन्सर हैं, जैसे कि इस केस में आप यूरोपियन स्पॉन्सर
स्पॉन्सर हैं, तो आप यहाँ काम करते रहें या ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करती रहें। तो अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, जैसे आप उनको फर्दर सपोर्ट नहीं करती, या आपकी मैरिज ब्रेक डाउन हो गई, या आप एक साथ नहीं रहते, तो ऐसी सूरत में बिल्कुल ये रेजिडेंस परमिट कैंसिल हो सकता है, रेजिडेंस कार्ड कैंसिल हो सकता है। इसका तरीका यही होता है कि आप होम ऑफिस को इन्फॉर्म करें, आप होम ऑफिस को अपने सिग्नेचर के साथ एक लेटर लिख सकते हैं जिसमें आप उनको बताएं कि आपकी शादी ब्रेक डाउन हो गई है और आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट नहीं करती। इस तरह के लेटर में आपको कोई रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है कि शादी क्यों ब्रेक डाउन हो गई है, इतना बताना ही काफ़ी होता है। तो इसके बाद फिर ये होम ऑफिस पर डिपेंड करता है कि वो क्या एक्शन लेते हैं। तो आमतौर पर उस पर रेजिडेंस परमिट वो जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो तरीका यही है कि आप होम ऑफिस को इन्फॉर्म करें, उनको राइटिंग में अपने सिग्नेचर के साथ एक लेटर लिखें, और उसके बाद फिर होम ऑफिस जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन है वो लेगा। तो उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मिस अबू बकर के बाद हम बात करते हैं खालिदा के साथ। खालिदा का भी कोई मिलता जुलता ही सवाल है। वो ये कहती हैं कि उनके हस्बैंड बांग्लादेश से आए थे और उनको लीव मिली है, 2 साल की उनको लीव मिली थी शादी की ग्राउंड पे। तो ये कहती हैं कि इस 2 साल के दौरान उनके हस्बैंड का बिहेवियर अच्छा नहीं था, जैसे कि ये क्लेम करती हैं। तो इस वजह से ये कहती हैं इनकी शादी ब्रेक डाउन हो गई थी। तो खालिदा फर्दर कहती हैं कि उन्होंने फिर ये फर्दर एडवाइस ली और उनको ये बताया गया था कि अगर ये होम ऑफिस को इन्फॉर्म करें और उनको बताएं कि शादी ब्रेक डाउन हो गई है, तो फिर हस्बैंड का वीज़ा कैंसिल हो जाता है और वो यहाँ से रिमूव या डिपोर्ट हो जाएंगे। तो ये कहती हैं कि इन्होंने होम ऑफिस को लेटर लिखा था और फिर होम ऑफिस की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट भी मिली थी कि उनको वो लेटर मिल गया है। तो उसके बाद ये कहती हैं कि अभी तक इनको होम ऑफिस ने नहीं बताया है कि उन्होंने हस्बैंड का वीज़ा कैंसिल किया है या नहीं किया, या उनको यहाँ से डिपोर्ट किया गया है या नहीं किया गया है। इनको ये नहीं पता है कि इनके हस्बैंड इस वक्त कहाँ रहते हैं, और ना ही इनको ये पता है कि उनका स्टेटस क्या है, और ना इनको ये पता है कि वो यूके से डिपोर्ट हुए हैं या नहीं हुए। ये कहती हैं कि इन्होंने होम ऑफिस से बहुत दफ़ा कॉन्टैक्ट किया है, लेकिन वहाँ से इनको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। तो खालिदा बिल्कुल जो जहाँ तक आपकी ज़िम्मेदारी थी वो तो आपने पूरी कर दी। तो इसमें कानून भी यही कहता है कि अगर आपकी शादी ब्रेक डाउन हो जाती है और आप अपने स्पाउस को या आपके शरीक हयात को फर्दर सपोर्ट नहीं करते, तो उसका तरीका यही होता है कि आप होम ऑफिस को इन्फॉर्म करें, उनको राइटिंग में आप इन्फॉर्म करें और अपने सिग्नेचर के साथ उनको एक लेटर भेजें। तो उस पर होम ऑफिस आमतौर पर एक्शन लेता है। लेकिन जब आपकी शादी ब्रेक डाउन हो गई है तो उसके बाद होम ऑफिस ने आपके लेटर जब उनको मिला तो उन्होंने उसको एक्नॉलेज किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा होम ऑफिस यही कर सकता था कि वो आपको इन्फॉर्म करें कि उनको आपकी एप्लीकेशन या आपका लेटर मिल गया है। अब वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे क्योंकि अब आप थर्ड पार्टी हो गई हैं, आपका अपने हस्बैंड से रिलेशन ख़त्म हो गया है। तो जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है या डेटा प्रोटेक्शन का जो एक्ट है वो यही कहता है कि होम ऑफिस किसी की भी इंफॉर्मेशन किसी अनऑथराइज पर्सन को नहीं दे सकता है। तो ज़रा अब आपके हस्बैंड से जब आपने कंफर्म कर दिया कि आपका रिलेशनशिप टूट गया है, तो अब होम ऑफिस उनके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन किसी तरह की नहीं देगा क्योंकि आप थर्ड पार्टी हो गई हैं। आपने उनको लेटर लिख दिया, उन्होंने उसको एक्नॉलेज कर दिया, तो यहाँ से आपका काम ख़त्म हो गया है। तो अब होम ऑफिस से आपको कांटेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वहाँ से आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लेकिन आमतौर पर इसमें होता यही है, प्रोसीजर यही है कि अगर आपने होम ऑफिस को इन्फॉर्म किया है कि शादी ब्रेक डाउन हो गई है, तो अगर आपके हस्बैंड का एड्रेस अवेलेबल है या होम ऑफिस अगर उनको ट्रेस कर सकता है तो उनकी लीव कैंसिल कर देंगे। लेकिन उसके खिलाफ उनके पास अपील का राइट होता है, और फिर आपकी जिस तरह के किसी के पास भी राइट होता है वो फर्दर लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं, और वो फर्दर यहाँ रहने के लिए अगर कोई और रीज़न है तो उस पर वो ट्राई कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी लेटर मिलने के फ़ौरन बाद ही होम ऑफिस उनको यहाँ से फौरी तौर पर डिपोर्ट कर दे। बहुत से हालात में ऐसा फौरी तौर पर मुमकिन नहीं होता है। तो इस वजह से आपको इस बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एक बात यकीनी तौर पर आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि अब शादी की ग्राउंड पर उनको यहाँ इंडेफिनेट लीव या फर्दर लीव नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बात होम ऑफिस के नोटिस में आ गई है कि उनकी शादी ब्रेक डाउन हो गई। यहाँ किसी भी और ग्राउंड पे वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं, ये तो बहरहाल उनका राइट है। लेकिन होम ऑफिस आपको किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अब नहीं देगा, जैसे कि मैंने बताया कि आप चूँकि अब बिल्कुल थर्ड पार्टी हो गई हैं और आपका अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। नाजरीन, अब एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है और ब्रेक के फ़ौरन बाद हम फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। आप हमारे साथ ही रहिएगा।
नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम खालदा के साथ बात कर रहे थे, उसके बाद हम बात कर रहे थे हुस्ना खानम के साथ। हुस्ना खानम का भी मामला ऐसा ही है। आज हमें बहुत सी ऐसी ईमेल्स मिली हैं जिनमें शादी की ग्राउंड पे लीव मिली और फिर उसके बाद शादी ब्रेकडाउन हो गई, और ऐसी ही मेल हुस्ना खानम की तरफ से भी मिली है। वो ये कहती हैं कि वो बांग्लादेश से शादी करके आई थी, उनके हस्बैंड ब्रिटिश सिटीज़न हैं और उनको वहाँ से 2.5 साल का वीज़ा मिला था यूके में आने के लिए। वही कहती हैं कि वो 1 साल तक अपने हस्बैंड के साथ रही हैं, लेकिन उनके हस्बैंड का रवैया उनके साथ अच्छा नहीं था। वो कहती हैं कि वो जो डोमेस्टिक वायलेंस, शी वाज ए सब्जेक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, और हस्बैंड उनके साथ उनका रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं था और बहुत उनको तशद्दुद करते थे और इस तरह की। वो कहते हैं कि इस ग्राउंड पे फिर उनकी शादी ब्रेकडाउन हो गई। तो वो ये कहती हैं कि उसके बाद उनको कुछ अर्सा पहले हस्बैंड ने घर से निकाल दिया था, तो अब वो किसी और रिश्तेदार के पास रहती हैं। तो वो ये कहती हैं कि उनको बड़ी परेशानी है, उनको समझ नहीं आती थी कि वो अपने केस के बारे में क्या करें, क्योंकि हस्बैंड भी उनको सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन अब उनको सडनली होम ऑफिस से एक लेटर मिला है जिनमें उनको ये नोटिस दिया गया है कि होम ऑफिस उनका वीज़ा कर्टेल करने वाला है या उनका वीज़ा कैंसिल करने वाला है। तो अब वो ये कहती हैं कि वो यहाँ बड़ी परेशान है, क्योंकि उनके हस्बैंड उन पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया है और अब वो किसी सूरत में वापस नहीं जा सकती। तो उनका सवाल यही है कि वो किस तरीके से अपने वीज़े को महफूज रख सकती हैं। तो हुस्ना खानम, आप शादी करके आई हैं और जैसे कि आपके पास 2.5 साल की लीव थी, आमतौर पे 2 साल की लीव होती है और 2-3 महीने उसमें एक्स्ट्रा भी होते हैं जो पहले लीव मिलती थी। शायद 27 महीने का आपके पास वीज़ा हुआ होगा। तो ये जैसे कि मैंने पहले एक और उसको बताया है सवाल करने वाले को कि ये एक तरह का ट्रायल या प्रोबेशन का पीरियड होता है जिसमें यही देखा जाता है कि आपकी शादी सक्सेसफुल होती है या नहीं होती। तो अगर शादी सक्सेसफुल नहीं होती तो फिर ज़ाहिर होम ऑफिस आपको फोर्स करेगा कि आप वापस चले जाओ, और अगर शादी सक्सेसफुल होती है तो फिर आमतौर पर इस टाइम के बाद इंडेफिनिट लीव मिल जाती है। तो आपके केस में ऐसा ही हुआ है कि आपकी शादी सक्सेसफुल नहीं हुई, आपकी शादी ब्रेकडाउन हो गई है। तो ये लगता है ऐसे ही है कि जब आपने मैट्रिमोनियल होम छोड़ा है या आपको घर से निकाला गया तो उसके बाद आपके हस्बैंड ने होम ऑफिस को इन्फॉर्म किया होगा। अगर वो उनको इन्फॉर्म नहीं करते तो ऑटोमेटिकली होम ऑफिस को पता नहीं चलता कि आपकी शादी ब्रेकडाउन हो गई है, नहीं उनको ये पता चलता कि आप कहाँ हैं। तो इसका मतलब यही है कि आपके हस्बैंड ने होम ऑफिस को पूरी इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो इसमें कानून का जो तकाजा यही है कि अगर होम ऑफिस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि शादी ब्रेकडाउन हो गई है और कपल एक साथ नहीं रहता है, तो उस सूरत में बिल्कुल वो आपको नोटिस इशू करेंगे और वो आपको बताएंगे कि वो आपकी लीव कैंसिल करने के बारे में या कर्टेल करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन उसमें फौरी तौर पर लीव कैंसिल नहीं होती है, बल्कि पहले आपको पूरा मौका दिया जाता है कि आप अपनी वजाहत करें, आप अपनी सफाई में अगर कुछ कहना चाहती हैं तो आप उनको बताएं। तो आप होम ऑफिस को सारी इन्फॉर्मेशन दें, जो भी आप इन्फॉर्मेशन देना चाहती हैं। अगर आपके पास डोमेस्टिक वायलेंस की कोई एविडेंस है तो बिल्कुल आप वो प्रोवाइड करें। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है कि आप डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी, उसके पास आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कोई ना कोई होना चाहिए, जैसे कि कोई पुलिस रिपोर्ट हो, कोई मेडिकल रिपोर्ट हो, डॉक्टर को अभी आपने कभी बताया हो, कोई विटनेस की किसी स्टेटमेंट आपके पास हो, यानी कोई भी अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जिससे पता चले कि यू आर ए सब्जेक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, तो वो आप वो इन्फॉर्मेशन होम ऑफिस को दें। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस और आपकी सारी सबमिशन देखने के बाद वो आपके मैटर का डिसीजन करेंगे। लेकिन अगर ये सारा कुछ देखने के बाद होम ऑफिस ये अपना ये डिसीजन अपना कर दे कि वो आपकी लीव को कैंसिल करना कर दें या आपकी लीव को कर्टेल कर दें, तो उसमें भी आपको ऐसा नहीं होगा कि वीज़ा कैंसिल करके फौरी तौर पे आपको यहाँ से रिमूव या डिपोर्ट कर दिया जाएगा, बल्कि उस डिसीजन के खिलाफ आपके पास अपील का राइट होगा और अपील आपकी बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल के पास जाती है। अगर आपका मैटर रिफ्यूज़ होता है तो ट्राइब्यूनल आपके सारे सर्कमस्टांसेस देख के तो डिसीजन करता है कि आपको यहाँ लेने की परमिशन मिले या ना मिले। तो बिल्कुल ऐसे बहुत सी चीज़ें हमारे मुशाहिदे में आई हैं जिनमें हमने देखा है कि ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि ऐसे सिचुएशन में अगर आपकी किसी की लीव कैंसिल हो जाती है, शादी की ग्राउंड पे अगर लीव मिलती है और वो कैंसिल या कर्टेल हो जाती है और वो अगर आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं कि ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसे कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस हैं कि आप वापस नहीं जा सकते या आपके पास डोमेस्टिक वायलेंस की स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, तो फिर अपील के कामयाबी के चांसेस भी होते हैं। बहरहाल इसमें आप होम ऑफिस को सारी इन्फॉर्मेशन दें जो भी आपके पास है और आपको सारी रीज़न होम ऑफिस को बताएंगे ऐसी क्या सूरत है कि आप वापस नहीं जाना चाहती हैं, वापस नहीं जा सकती और आप यूके में रहना चाहती हैं, और अगर उसके बावजूद भी आपकी लीव कैंसिल हो जाती है तो आप उस डिसीजन के खिलाफ बिल्कुल अपील कर सकती हैं और कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो फिर सबके लिए बाइंडिंग होगा। हुस्ना खानम के बाद हम बात करते हैं कामरान के साथ। कामरान कहते हैं कि वो पाकिस्तानी सिटीज़न हैं और वो बहुत अरसे से बीमार हैं, बल्कि वो कहते हैं वो शदीद बीमार हैं और वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 3 साल पहले यूके में आए थे। तो वो ये कहते हैं कि उनको शुरू में 6 महीने की जो एक तरह का वीज़ा मिला था और वो उसके बाद उन्होंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया। तो कहते हैं कि उनको हर दफ़ा होम ऑफिस 6 महीने की एक्सटेंशन देता है। तो आल्दो उन्होंने होम ऑफिस को रिक्वेस्ट किया है कि उनको लंबी एक्सटेंशन दी जाए, लेकिन ऐसा क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट लंबे अरसे तक चलनी
मिलने का इम्कान है, लेकिन वो उनकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं और उनको होम ऑफिस ने अब भी 6 महीने की एक्सटेंशन दी है। तो उनके 2 सवाल हैं कामरान। एक वो ये पूछना चाहते हैं कि ऐसी कोई सूरत है कि उनको यहाँ परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाए ताकि वो इत्मीनान के साथ अपना इलाज करा सकें, और दूसरा वो ये कहते हैं कि अगर उनको यहाँ परमानेंट स्टे नहीं मिलता तो ऐसी कोई सूरत है कि उनको होम ऑफिस 2 या 3 साल की लंबी एक्सटेंशन एक ही दफ़ा दे दे ताकि वो ये बार बार अप्लाई करने के झंझट से उनकी जान छूट जाए। तो कामरान साहब बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले तो हमें बड़ा अफसोस हुआ है कि आप बीमार हैं, हमारी दुआ है कि आप जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाएं, लेकिन इसमें कानून का तकाजा यही है कि अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूके में आते हैं तो उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंशन होम ऑफिस आपको दे सकता है वो 6 महीने की ही एक्सटेंशन होती है, और उसमें 2 चीज़ें आपको सेटिस्फाई 2 चीज़ों के बारे में होम ऑफिस को सेटिस्फाई करना होता है। एक तो ये है कि ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद आप वापस चले जाएंगे। जब भी आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं आपको एक स्टेटमेंट देनी होती है कि आपका इंटेंशन वापस जाने का है एज सुन एज आपकी ट्रीटमेंट कंप्लीट होती है। और दूसरा आपके पास एविडेंस होनी चाहिए कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पे कर रहे हैं और आपके पास इतने फंड्स अवेलेबल हैं, आपके पास ऐसे रिसोर्सेज मौजूद हैं कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट के जो भी आपके अखराजात होंगे वो आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये 2 अगर बेसिक कंडीशंस आप पूरी करते हैं तो फिर वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको एक्सटेंशन मिलेगी वो 6 महीने की ही मिलेगी। इस सूरत में और इस स्टेज पे आपको परमानेंट स्टे मिलने का बिल्कुल कोई चांस नहीं है। परमानेंट स्टे आपको उसी सूरत में मिलेगा अगर किसी आप 10 साल तक यूके में मुसलसल जाते रहे। मिसाल के तौर पे अगर आपकी जो करंट स्टेटस है, जैसे आपके अगर ट्रीटमेंट लंबा अर्सा तक चलती है और आपका वीज़ा अगर मुसलसल एक्सटेंड होता रहे और बीच में आपके 10 साल पूरे हो जाएँ तो फिर तो आप इंडेफिनिट लीव के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले परमानेंट रेजिडेंसी या परमानेंट स्टे मिलने का तो कोई चांस नहीं है, और ना ही ऐसा पॉसिबल है कि होम ऑफिस आपको लंबी एक्सटेंशन ग्रांट करे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 महीने की एक्सटेंशन मिल सकती है, क्योंकि कानून यही कहता है और इमिग्रेशन रूल्स यही कहते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है एक वक्त में वो 6 महीने की होती है, और वो जैसे कि आपको मिल ही रही है। कमरान के बाद हम बात करते हैं इसहाक के साथ। इसहाक पाकिस्तानी सिटीज़न हैं। वो कहते हैं कि वो स्टूडेंट के तौर पे यूके में आए थे और उन्होंने 6 महीने पहले उन्होंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था। तो ये कहते हैं कि 6 महीने तक उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग रही और फिर 2 महीने पहले वो कहते हैं कि अचानक इमिग्रेशन ऑफिशियल्स उनके घर पे आ गए, उन्होंने उनको डिटेन कर लिया और उनको फिर उन्होंने नोटिस सर्व किया कि उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई है। और रिफ्यूज़ल की उन्होंने रीज़न ये बताई कि जो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन के साथ इंग्लिश का सर्टिफिकेट सबमिट किया था जो टोइक ने इशू किया था, तो कहते हैं कि वो सर्टिफिकेट होम ऑफिस का क्लेम था कि वो सर्टिफिकेट सही नहीं है और उस वजह से उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई। उनके पास अपील का राइट नहीं था और होम ऑफिस ने उनको वहाँ से वो कहते हैं कि डिटेन करने के दूसरे दिन ही उनको पाकिस्तान रिमूव कर दिया और कहा कि अगर वो इस रिमूवल के ख़िलाफ़ अपील करना चाहें तो वो वहाँ से अपील कर सकते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि चूँकि वो अपने कोर्स के मिडल में हैं और उनको वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए, तो उन्होंने फौरी तौर पर पाकिस्तान में ब्रिटिश हाई कमीशन में दोबारा एप्लीकेशन सबमिट की एंट्री क्लियरेंस के लिए, लेकिन वो एप्लीकेशन भी रिफ्यूज़ हो गई है और उसमें अपील का राइट भी नहीं है। तो ये कहते हैं कि अब वो बड़े परेशान हैं और वो ये पूछना चाहते हैं कि ऐसी क्या सूरत हो सकती है कि वो फौरी तौर पे वापस यूके में आके तो अपना कोर्स कंप्लीट कर सकें। तो इसमें इसहाक साहब पहले तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल हुई है कि आपके साथ ऐसा हुआ है, तो ये ऐसा यकीनी तौर पे होना नहीं चाहिए था। आपको बहुत ज़्यादा नुकसान आपको हुआ होगा, बिल्कुल मेंटली भी और माली तौर पे भी। लेकिन इसमें तरीक़ाकार यही है होम ऑफिस का और इस वक्त उनकी पॉलिसी भी यही है कि अगर आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं जो कि जेन्युइन नहीं है या फेक डॉक्यूमेंट है या बोगस डॉक्यूमेंट है, तो उसमें एप्लीकेशन जिस रूल के तहत जिस कानून के तहत रिफ्यूज़ होती है उसमें आप इन कंट्री अपील का राइट नहीं होता। तो जो इंग्लिश का सर्टिफिकेट आपने सबमिट किया था, ये सिर्फ आप ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे हज़ारों की तादाद में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये सर्टिफिकेट लिया और ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी इंक्वायरी हुई है और उस इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद ये क्लियर हो गया है कि ये सारे के सारे सर्टिफिकेट बोगस थे और सही तरीके से ये नहीं लिए गए थे। या तो ये सर्टिफिकेट बगैर जो टेस्ट और एग्ज़ाम हुआ था उसके बगैर ही इशू हुए थे, या फिर किसी प्रॉक्सी कैंडिडेट ने या किसी दूसरे आदमी ने बैठ के आपकी जगह ये टेस्ट दिया था, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। तो ये बहरहाल साबित हो गया है कि ये सर्टिफिकेट जायज़ और कानूनी तरीके से नहीं लिए गए और ना ही इशू किए गए, इस वजह से इन सब सर्टिफिकेट्स को बोगस समझा जाता है। तो इसमें होम ऑफिस का बिल्कुल प्रोसीजर भी यही है और तरीकाकार भी है और अब वो ऐसा कर भी रहे हैं। यही है कि होम ऑफिस की ट्राई यही होती है कि वो ऐसा नोटिस बाई हैंड जाके सर्व करें। और अक्सर इसमें हम देखते हैं कि हम रोज़ ही ऐसा हमारे मुशाहिदे में ये बातें आती हैं कि इमिग्रेशन ऑफिसर छापे मारते हैं, स्टूडेंट्स के घरों में जाते हैं और उनको घरों से ही डिटेन कर लेते हैं और डिटेंशन के बाद उनको नोटिस सर्व किया जाता है रिफ्यूज़ल का। और चूँकि उसमें इन कंट्री अपील
का राइट नहीं होता है। आमतौर पे अगर किसी स्टूडेंट की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है तो उसके पास अपील का राइट होता है, लेकिन इसमें जो एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज़ होती है उसमें अपील का राइट होता है। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन इस वजह से रिफ्यूज़ है कि आपने डिसेप्शन से काम लिया है तो फिर उसमें इन कंट्री अपील का राइट नहीं होता है। बिल्कुल एक अलग सेक्शन है जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है। तो इसी वजह से होम ऑफिस ने आपको पकड़ा और फ़ौरन यहाँ से रिमूव कर दिया। रिमूवल के खिलाफ बहरहाल आपके पास अपील का राइट होता है, जो कि आप 28 डेज़ के अंदर आप रिमूवल के बाद ये अपील कर सकते हैं। तो वो अपील आपकी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ट्रिब्यूनल के पास जाती है और ट्रिब्यूनल उसका डिसीजन करता है। लेकिन जहाँ तक आपका ये सवाल है कि आपने नई एप्लीकेशन डाली और वो रिफ्यूज़ हो गई, तो अनफॉर्चुनेटली इस पर आप पे 10 साल की तो यकीनी तौर पर पाबंदी लग चुकी है। तो कानून यही कहता है कि अगर आप कोई एप्लीकेशन ऐसी सबमिट करते हैं और उसके साथ कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लगाते हैं जो जेन्युइन नहीं है, तो एप्लीकेशन तो रिफ्यूज़ होगी, लेकिन उसके बाद 10 साल तक के लिए आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं यूके में आने के लिए। और इसी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई है। और स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन जो कि पॉइंट बेस्ड एप्लीकेशन होती है और रिफ्यूज़र के खिलाफ अपील का राइट नहीं होता है। तो इस वजह से अनफॉर्चुनेटली आप इस डिसीजन को कहीं चैलेंज इस स्टेज पे नहीं कर सकते। तो नाजरीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। नेक्स्ट वीक हम फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। आप अपना और सब लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय।